Excellence Award. Programs offered. 4 years BTech courses, 2 years MTech course, PhD in Engineering, LEET for diploma holders. Placement in top MNCs. Please visit www.mau.ac.in. नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। नमो इम्पैक्ट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपने 2 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दर्जन से ज्यादा योजनाओं की शुरुआत की है। इसके साथ ही उन्होंने देश को कई नारे भी दिए। उनकी ज्यादातर योजनाएं आर्थिक और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में हम प्रधानमंत्री की इन्हीं योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गजों के साथ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन योजनाओं का फायदा एक आम आदमी को किस तरीके से मिल रहा है। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे 1 रैंक 1 पेंशन की। अंग्रेजों के समय में फौजियों की पेंशन तनख्वाह की करीब 80% होती थी, जबकि सामान्य सरकारी कर्मचारियों की 33%। भारत सरकार ने इसे सही नहीं माना और 1973 के बाद से फौजियों की पेंशन को कम कर दिया और अन्य क्षेत्रों की पेंशन बढ़ानी शुरू कर दी, जिसके बाद 1 रैंक 1 पेंशन की मांग शुरू हुई। पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या है 1 रैंक 1 पेंशन। लंबे समय से 1 रैंक 1 पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे पूर्व सैनिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के समय योजना लागू करने का वादा किया था। हमें स्थितियों को बदलना होगा। हमारे पूर्व सैनिक गौरव से जिए, आत्मसम्मान से जिए, उनकी वाजिब मांगनियों का स्वीकार हो, उसमें कौन रोकता है। कई वर्षों से 1 रैंक 1 पेंशन आए दिन सुनने को मिलता है। क्या तकलीफ हुई है। मैं आज सार्वजनिक रूप से देश के सेना के जवानों की तरफ से, देश की सेना के पूर्व जवानों की तरफ से भारत सरकार से मांग करता हूं कि 1 रैंक 1 पेंशन के संबंध में क्या स्थिति है, उसका व्हाइट पेपर घोषित करें। सरकार बनने के बाद नवंबर 2015 में मोदी सरकार ने इस योजना को लागू करके 30 लाख पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के घरों में खुशियां ला दी। को डिमांड करने का अधिकार रहता है, लेकिन जितना मैक्सिमम उसका मेन जो डिमांड था वो हर एक को 1 रैंक में 1 पेंशन, वो हमने पूरा कर दिया। बाकी सब जो चीजें हैं वो हम लोगों ने डिक्लेयर की थी वही है। उसमें से VRS का जो कंफ्यूजन था वो हमने निकाल दिया। 1973 तक भारतीय सशस्त्र सेवाओं के कर्मचारियों के पेंशन और दूसरे लाभ की गणना का आधार समान रैंक समान पेंशन था। इसे फिर से लागू करने के लिए पूर्व सैनिकों ने आंदोलन चलाया, जिसे मोदी सरकार ने नवंबर 2015 में फिर से लागू भी कर दिया। जब 2 सैनिक एक पद पर एक समय तक सर्विस करके रिटायर होते हैं और उनके रिटायरमेंट में कुछ सालों का अंतर होता है और इस बीच नया वेतन आयोग भी आ जाता है, तो बाद में रिटायर होने वाले की पेंशन नए वेतन आयोग के अनुसार बढ़ जाती है, लेकिन पहले रिटायर हो चुके फौजी की पेंशन उसी अनुपात में नहीं बढ़ पाती। इसी को दूर करने के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया गया है। पूर्व सैनिकों की मांग थी कि 1 अप्रैल 2014 से ये योजना 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ लागू हो। उनका कहना था कि असली संतुलन लाना है तो हमें भी 60 साल पर रिटायर किया जाए। हमें तो 33 साल पर ही रिटायर कर दिया जाता है और उसके बाद सारा जीवन हम पेंशन से ही गुजारते हैं, जबकि दूसरे कर्मचारी 60 साल तक पूरी तनख्वाह पाते हैं। ऐसे में हमारी पेंशन के प्रतिशत को कम नहीं करना चाहिए। इस योजना के लागू होने से करीब 30 लाख फौजियों और उनके परिवारों को लाभ मिला है। इसके लिए हर साल सरकार पर करीब 9,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ रहा है।
वन रैंक वन पेंशन योजना क्या मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम है, या फिर जिस तरीके से विपक्ष और कुछ पूर्व सैनिक संगठन दावा कर रहे हैं कि इस आधी अधूरी योजना को लागू करके मोदी सरकार ने कुछ लोगों को खुश करने का काम किया है? इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय सैनिक संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 1971 में भारत पाक युद्ध के हीरो रहे वीर चक्र से सम्मानित कर्नल टीपी त्यागी जी। त्यागी साहब, कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इससे पहले कि हम कर्नल टीपी त्यागी से बातचीत का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले देख लेते हैं कर्नल टीपी त्यागी जी के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट। कोई भी सामाजिक मुद्दा हो या समाज में चेतना फैलाने की बात हो, कर्नल तेजिंदर पाल सिंह हर काम को पूरी ईमानदारी और शिद्दत से करते हैं। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर सालों पूर्व सैनिकों की लड़ाई की अगुवाई करने वाले कर्नल टीपी त्यागी 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के हीरो रहे हैं। कर्नल साहब को इसके लिए वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया है। 1946 में गाजियाबाद के विहंग गांव में जन्मे कर्नल तेजिंदर पाल सिंह इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भारतीय सेना से जुड़ गए। कर्नल साहब ने 1971 के साथ ही करगिल युद्ध में भी बड़ी भूमिका निभाई। मार्च 2001 में सेना से रिटायर होने के बाद कर्नल त्यागी ने समाज में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए आम जनता और पूर्व सैनिकों को लेकर राष्ट्रीय सैनिक संस्था बनाई, जिसे वो देश भर में जय हिंद के स्लोगन के साथ चला रहे हैं। त्यागी साहब, वन रैंक वन पेंशन लागू हो गई है और आपकी जो 40 साल पुरानी मांग थी सैनिकों की, वो सरकार ने पूरा कर दिया। आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। ये 40 साल से लटकी हुई डिमांड थी, ये पूरी हो गई। इसमें कुछ कमियां रह गई हैं जो हमें उम्मीद है कि जो वन मैन कमेटी बनाई गई है या एक्स सर्विसमैन से बातचीत करके पूरी की जा सकती हैं। नहीं, लेकिन जो डिमांड आपकी पूरी की गई है वो तो काफी चर्चा के बाद हुई। बीच में एक बार सरकार ने वादा किया, अनाउंसमेंट किया, फिर आप लोगों ने आंदोलन अपना जारी रखा, फिर आपकी सरकार से बातचीत हुई, उसके बाद एक सहमति बनी। तो अब इसके अंदर क्या कसर आप देखते हैं? इसमें कई कसर रह गई हैं। जैसे पहली कसर तो ये है कि जो इसमें पे फिक्सेशन किया गया वो 2013 के हिसाब से किया गया, और वो 2013 में जो 1 जनवरी से होना था वो 1 अप्रैल से किया गया, यानी कि एक इंक्रीमेंट का प्रत्येक सैनिक को नुकसान होगा, नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो इसमें पे फिक्सेशन किया गया वो एक्चुअल पे के ऊपर नहीं बल्कि मिनिमम और मैक्सिमम पे के एवरेज के ऊपर किया गया। इसका मतलब कि कुछ सैनिकों को इसका नुकसान होगा। तीसरी बात, इसमें यह कहा गया कि ये 5 साल बाद पैनल का इक्वलाइजेशन किया जाएगा। जो प्रतिवर्ष होना चाहिए था उसको 5 साल बाद किया गया, अर्थात इस 5 साल के दौरान ऐसे बहुत मौके आएंगे कि जब जूनियर को सीनियर से ज्यादा पेंशन मिलेगी, तो ये 1 साल बाद होना चाहिए। इस किस्म के कुछ पॉइंट्स इसमें रह गए, और जो टेबल्स बाद में इशू की गई हैं फरवरी 2016 में, उसमें भी कुछ विसंगतियां हैं। बहुत सारी छोटी छोटी कमियां हैं। छोटी छोटी कमियां आप खुद मान रहे हैं कर्नल साहब, लेकिन जब ये मीटिंग आपकी और सरकार की हुई और आपने इस पर मुहर लगाई, अपनी सहमति की, तो क्या कारण था कि उस वक्त इनको छोड़ दिया गया? हमारी कहाँ सहमति हुई है? हमने सरकार के साथ किसी सहमति पे मोहर नहीं लगाई है। आपने अपना आंदोलन वापस लिया और ये हमने सरकार का स्वागत किया कि ये स्कीम लागू कर दिया प्रधानमंत्री ने। हमने सब्जेक्ट एक कंडीशनल, और वो भी सिर्फ बातचीत में कहा कि ये जो कमियां रह गई हैं इनको पूरा किया जाए। 6 महीने का टाइम गुजर चुका है। जो वन मैन कमेटी बनाई थी उसने अभी तक डिसीजन दिया नहीं है, उसको 6 महीने के लिए दोबारा एक्सटेंशन दे दिया है। अब हम देखेंगे। हमारा कहना तो ये था कि बजाय वो एक आदमी की सिंगल कमेटी के, उसमें फौज के लोगों को शामिल किया जाए। कारण ये कि फौज के लोगों की परिस्थिति जिसमें वो काम करते हैं उसके बारे में सिविल के लोगों को रत्ती भर भी आभास नहीं है। हम इस सरकार से करते हैं कि अब एक्स सर्विसमैन के मामले में जब भी कोई कमेटी, जब भी कोई आयोग बनाया जाए तो उसमें फौज के कुछ नुमाइंदों को अवश्य शामिल किया जाए। मतलब सैनिकों के बारे में अगर कोई फैसला करना है तो कम से कम सैनिक उसमें शामिल होने चाहिए ऐसी कमेटियों के अंदर। बिल्कुल सही, ये रीजनेबल है, ये लॉजिकल है, और ऐसा नहीं है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। बाहर के सभी देशों के अंदर ऐसा ही होता है। लेकिन मेरा सवाल यह था कर्नल साहब आपसे कि 40 साल पुरानी आपकी ये मांग थी,
इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कितने संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं इसका, और आपकी बातों से ऐसा लगता है कि फिर भी आपको कुछ ना कुछ असंतुष्टि है? देखिए, मैं ये बात को मानता हूं कि परफेक्शन केवल डेड बॉडी में रहता है। जब तक आप जीवित हैं तब तक कुछ ना कुछ कमियां, समस्याएं आपके सामने बनी रहेंगी। 40 साल पुरानी मांग को कुछ एक 80%, 85% या 90% हद तक मानने के लिए हम सरकार के शुक्रगुजार हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि इससे पहले की सरकारों के साथ जो हुआ वो बिल्कुल किसी भी तरह एक्सेप्टेबल नहीं था। और सबसे बड़ा कुशाराघात तो जब हुआ कि जब 1971 का युद्ध जीतने के बाद 400 साल में हिंदुस्तान ने पहली दफा डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की थी, मगर उसके बाद भी 1973 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, ये वही इंदिरा गांधी हैं जिन्होंने एक समय में ये कहा था कि फौजियों को इतवार की तनख्वाह क्यों दी जाती है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने फौजियों को, जिन्हें अपने वेतन का करीब 75%, 3/4 पेंशन मिलता था, वो घटा के 50% कर दिया, और सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स का, जिनको करीब 1/4 पेंशन अपनी वेतन का मिलता था, उसे बढ़ा के 50% कर दिया। ये जो इक्वलाइजेशन किया, ये फौज के साथ एक डेलिबरेट डिग्रेडेशन था। और इसके बाद जिसे कहते हैं द लास्ट स्ट्रो इन द व्हील, वो चीज जिससे फौजियों के स्वाभिमान को ऐसा धक्का लगा जिसको आज तक हम पचा नहीं पाए हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में इसके लिए एक दूसरा आंदोलन करें, वो था नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन ये था कि जो भी कोई सिविलियन ब्यूरोक्रेट सर्विस में आया है उसे प्रमोशन मिले या ना मिले, लेकिन अगर उसने पूरी सर्विस कर ली है तो वो रिटायर होते टाइम उसकी पे एक लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर होगी। नहीं तो लेकिन सिविलियन को जो कुछ मिल रहा है उससे आपको क्या आपत्ति है? अगर किसी दूसरे को कुछ मिलता है तो उसमें तो सैनिकों को क्या आपत्ति है? हमको आपत्ति उससे नहीं, हमको आपत्ति ग्राफ से है। हमारे को ग्राफ से ये है कि ये एक डेलिबरेटली फौज को डाउनग्रेड किया जा रहा है। एक जमाना था कि जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यानी कि हिंदुस्तान के सेनापति को हियरार्की के अंदर 5वें या 6ठे नंबर पर रखा जाता था, आज वो 83 और 84वें नंबर पर है। हम नेशनल की सिक्योरिटी करें, हम 8 सिविल पावर में काम करें, जब भी कोई प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा आए फौज को बुला लें और स्थिति नियंत्रण में आ जाए, और उसके बाद भी जब कुछ देने की बात आए तो उसको हिकारत की नजर से और नीचे करके देखा। किसने ऐसा काम किया जो आप कह रहे हैं कि उनके? ये पुरानी सरकारों ने किया। मैं समझता हूं कि इससे पहले वाली सभी सरकारों ने ऐसा किया है, और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो इसका क्या कारण माना जाता है कि जी 40 साल आपको लग गए अपनी एक मांग मनवाने में, और आपका ये कहना है कि फौज को कहीं ना कहीं डिग्रेड किया गया, तो इसके पीछे क्या कारण, आपको क्या लॉजिक दिखाई देता है? देखिए, ये तो गांधी जी कह गए थे कि द सिविल पावर हैज टू हैव एन एज ओवर द मिलिट्री पावर। जो हमारे छोटे मोटे बनाना कंट्रीज आसपास के हैं, उनके अंदर जब हर तीसरे चौथे दिन तख्ता पलट होता था तो यहाँ की सरकारों ने सोचा कि हमको डेलिबरेटली फौज को एक बैक सीट के ऊपर रखना है। वो बात वहां तक ठीक थी, लेकिन बैक सीट पर कब तक और कहां तक? मेरा पहला प्रश्न यहाँ पे उठता है कि जिस रोज चाणक्य ने कहा था कि जिस रोज सिपाही को अपने कनस्तर में तली दिखाई दे जाए, समझ लीजिए कि वो सिपाही का नहीं, वो राजा का फेलियर है। एक सिपाही को शुरू में तो इन्होंने एक अनस्किल्ड लेबर के बराबर रखा था, जो पुरानी सरकारें थी। आज ये कहते हैं कि हमने उसकी 7,300 रुपए से 18,000 रुपए सैलरी कर दी, मगर वो 18,000 रुपए ये भी मृत रचना है। दरअसल में जो 125% डीए है, जो अब 7वें पे कमीशन में पुराने 6ठे पे कमीशन की तनख्वाह से मर्ज हो चुका है, उसको लगा के अगर देखें तो वो करीब 16,800 रुपए बैठता है। तो कुल इंक्रीमेंट देखने में लगा 7,000 से 18,000, असलियत में ये 1,000 कुछ ही रुपए बैठता है। तो और जबकि आवश्यकता सबको बराबर की है। आवश्यकता क्यों बराबर की है, मैं ये बात बताना चाहता हूं। अक्सर बहुत से लोग कहते हैं साहब जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको भी तो 1 रैंक 1 पेंशन होनी चाहिए, जो सिविल हैं उनमें भी तो होनी चाहिए। सिविल में तो इन्होंने ऑलरेडी कर दी है, लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्सेज, पैरामिलिट्री वालों की तो मांग है ये, उनका ये कहना है, बीएसएफ जैसी संस्था है दूसरी जो है कि उनको भी ये 1 रैंक 1 पेंशन मिलना चाहिए। अच्छा सोच के देखिए, एक बीएसएफ का या आईटीबीपी का
इनके एक छोटे छोटे क्षेत्र हैं जिनमें ये काम करते हैं, जबकि फौज के लिए क्षेत्र है पानी के मार्ग से, हवा के मार्ग से, जल के मार्ग से आपको कहीं भी किसी भी देश में किसी भी काम के लिए एम्प्लॉय किया जा सकता है। ये ड्यूटी कंडीशन, इस किस्म की सर्विस कंडीशन किसी और सर्विस में नहीं है। हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और कर्नल टीपी त्यागी आज नमो इम्पैक्ट कार्यक्रम के अंदर हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये बात मानते हैं कि मौजूदा सरकार ने जो फैसला किया है इस स्कीम को लागू करने के लिए, उससे वो 80 से 90% तक संतुष्ट है। कुछ खामियां रह गई हैं, उनको उम्मीद है कि दूर कर लिया जाएगा। ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे। This program is brought to you by Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh, honored by CCI Technology Education Excellence Award. Programs offered: 4 years BTech courses, 2 years MTech course, PhD in Engineering, LEET for diploma holders. Placement in top MNCs. Please visit www.mau.ac.in. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मोदी इम्पैक्ट में हम चर्चा कर रहे हैं मोदी सरकार के एक ऐतिहासिक कदम की। पिछले कई सालों से देश की सीमाओं पर अपना खून पसीना बहाने वाले सैनिक जब रिटायर होकर घर लौटते हैं तो वे अपने ही देश में 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर एक अलग लड़ाई लड़ने में लग जाते थे। त्यागी जी, क्या ये माना जाए कि पिछली सरकारें गंभीर नहीं थी 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने के लिए? निश्चित रूप से अगर गंभीर नहीं होती तो ये उस टाइम लागू कर सकती थी, कोई बहुत ज्यादा खजाने के ऊपर बोझ नहीं पड़ता। लेकिन इन्होंने लागू जानबूझ के नहीं किया, और जानबूझ के नहीं किया इसके 2-3 उदाहरण तो मैं आपको दे ही चुका हूं। 2 और उदाहरण देना चाहता हूं। 5वें पे कमीशन में और 6ठे पे कमीशन में, दोनों पे कमीशन के अंदर यह कहा गया था कि भाई जब फौज का सिपाही रिटायर हो जाता है तो उसको पैरेलल पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर या पुलिस के अंदर या सिविल सर्विसेज के अंदर उसकी योग्यता के अनुसार स्थान दे दिया जाए तो उसका रिसेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन सरकार ने इसको नहीं माना। इसका मतलब कि सरकार इस मामले के अंदर नहीं चाहती थी कि फौजियों का इस तरह से अपग्रेडेशन हो। तो पूरी कहानी अगर शुरू से ली जाए और आज तक देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि डेलिबरेट कोशिश की गई है। अगर ये एक्सीडेंटल होता तो वी वुड हैव एक्सेप्टेड इट। इट वाज बाय डिजाइन, इट वाज बाय डिजाइन, एंड नाउ एट लीस्ट द मोदी गवर्नमेंट हैज done something. They have done concrete. We appreciate it, but there are other things which are to be resolved. और उनको रिजॉल्व करने का तरीका सिविल ब्यूरोक्रेट के थ्रू नहीं है। बस ये एक बात बताना चाहते हैं कि आज के बाद में जितने भी फैसले लिए जाएं जिनका असर फौजियों के ऊपर पड़ता हो, कार्यरत हो या वो रिटायर्ड हो, उनके डिसीजन लेने वालों में फौजियों को अवश्य शामिल किया जाए। सरकारी योजनाएं अक्सर इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि उनमें उन्हें शामिल नहीं किया जाता जिनके लिए वो योजनाएं बनाई जाती हैं। अगर आप कोई योजना, कोई चीज फौजियों के लिए बना रहे हैं तो फौजियों से तो पहले पूछिए, उनसे नहीं पूछते इसलिए कमी रह जाती है। मेरा एक सवाल और था कर्नल साहब, जिस तरीके से आपने आंदोलन किया और फौजियों ने अपने जो मेडल वापस किए उसको आप कितना जायज मानते हैं? बिल्कुल जायज है। मेडल 2 दफे वापस किए गए, एक दफा जब किए गए तो हम उसे जायज मानते हैं। दोबारा जब मेडलों को
सड़क पर फेंका गया। दोबारा जब मेडल्स को जलाया गया वो गलत था। मेडल को जलाने का हक किसी सिपाही को नहीं है। ये देश का गौरव है, देश का दिया हुआ मेडल है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का दिया हुआ मेडल है, इसका अपमान नहीं किया जा सकता। जिन्होंने किया वो निश्चित रूप से दोषी हैं। लेकिन पहली बार जब 2007 से ये आंदोलन प्रारंभ गाजियाबाद से हुआ था दरअसल में, और IESM यानी कि इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट का प्रारंभ गाजियाबाद में 30 दिसंबर 2007 को मेरे नेतृत्व में हुआ था, राष्ट्रीय सैनिक संस्था के द्वारा हुआ था। उसके बाद जब हमने जंतर मंतर के ऊपर एक लंबा धरना दिया और हंगर स्ट्राइक की और हमारे सुलेमान खान ने आमरण अनशन रखा, जिसको तोड़वाने के लिए बाबा रामदेव की तरफ से रिक्वेस्ट आई, उस दौरान जो मेडल वापस किए गए थे वो बड़ी इज्जत और बड़ी शिद्दत के साथ में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वापस किए गए थे, इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि जब आप OROP मान लेंगे तो हम अपने मेडल वापस ले लेंगे। तो पहली बार जब वापस किए गए मैं उसको जायज मानते हैं उसको। लेकिन दोबारा जब अब जंतर मंतर पे कुछ लोगों ने सड़क के ऊपर किए और किसी DM ने एक्सेप्ट किए, किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहाँ का अधिकार है राष्ट्रपति राष्ट्रपति के मेडल के बारे में वो कुछ किया उन्हें एक्सेप्ट कर। आपको लगता है कि वो राजनीतिक से प्रेरित थे इस तरह के कदम जो है? 2000%। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनके विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती, वो प्रथम दृष्टया समझ में आ जाता है कि वो राजनीतिकरण था। राजनीतिकरण से हम दूर हैं। राष्ट्रीय सैनिक संस्थान के नाम से आप संस्था जो चला रहे हैं और सैनिकों के लिए काम कर रहे हैं, काफी क्या काम इसमें आप करते हैं, किस तरीके का, थोड़ा सा उसके बारे में हम जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। और सैनिकों की जो समस्याएं हैं, किस तरीके की समस्याओं से उनको दो चार होना पड़ रहा है? आपने 2 सवाल पूछे। सबसे पहला, राष्ट्रीय सैनिक संस्था हिंदुस्तान की ये पहली रजिस्टर्ड 16 साल पुरानी ऐसी संस्था है जिसमें संवैधानिक तौर के ऊपर न केवल फौजी बल्कि जो देशभक्त नागरिक हैं उनको भी इसका मेंबर बनाया जा सकता है। और सैनिक नाम से ये हिंदुस्तान की पहली रजिस्टर्ड संस्था है। हजारों संस्थाएं होंगी, वो एक्स सर्विसमैन है, वो पूर्व सैनिक है, लेकिन हमने इसका नाम राष्ट्रीय सैनिक संस्था रखा अपने आर्गुमेंट देने के बाद। रजिस्ट्रार से सैनिक के नाम से ही इसको रजिस्टर कराया। इस संस्था के अंदर हम देशभक्ति का पुनर्जागरण हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य केवल पूर्व सैनिकों की भलाई तक सीमित नहीं है, हमारा उद्देश्य ये भी है कि सबसे पहले देश है, लिहाजा देशभक्ति का पुनर्जागरण और शहीद सैनिकों के परिवारों का सम्मान और समाज में व्याप्त कुरीतियों का निवारण, ये हमारे मुख्य उद्देश्य हैं। हमने पिछले 15 सालों में हजारों कार्यक्रम किए हैं। 100 NGO भी मिलकर वो काम नहीं कर सकते जो हमने इस राष्ट्रीय सैनिक संस्था में किया है। अब दूसरा सवाल था जो आपने हमसे पूछा इसके बारे में कि और सैनिकों की क्या समस्याएं हैं। सैनिकों की समस्याएं बहुत सारी तो ऐसी हैं जिनको यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं। फिर भी हम ये चाहेंगे कि कम से कम जो प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचे और आपके रक्षा मंत्री तक इस बात को वो हमारे चैनल के माध्यम से उन तक पहुंचे बात और वो उसकी तरफ ध्यान दें। मेरी पहला इसमें पॉइंट ये है कि शहीदों का बंटवारा ना किया जाए। गौर से समझिए, कारगिल युद्ध से पहले शहीदों को कुछ मिलता ही नहीं था। कारगिल युद्ध में पहली बार उनको पेट्रोल पंप और 10-10 लाख रुपए दिए गए। जब कारगिल युद्ध से पहले और कारगिल युद्ध के बाद की कोई विधवा आके मेरे से एज ए कमांडिंग ऑफिसर ये पूछे कि ये बताइए कि क्या मेरे पति ने शौर्य नहीं दिखाया, क्या वो उस चीज का हकदार नहीं है जो कारगिल के युद्ध में मिली, मैं उसे क्या जवाब दूं? तो लिहाजा चाहे वो 1962 का शहीद, 62 का शहीद हो, 65 का हो, 71 का हो, कारगिल का हो या उसके बाद का हो, शहीदों को जो भी कुछ आपको देना है, हम कम ज्यादा की बात नहीं करते, पर जो देते हैं वो सबको बराबर दें। शहीदों के बंटवारे की वजह से क्या अब हम सरकार को देख के, पॉलिटिकल पार्टी को देख के लड़ें? हम इनके लिए तो नहीं लड़ते, हम तो देश के लिए लड़ते हैं, हम देश के लिए अपनी जान देते हैं। लेकिन आमतौर पर जब योजनाएं बनती हैं तो जब से लागू होती हैं तब से उसका लाभ लोगों को मिलता है, तो कम से कम उसके बाद किया जाए। मुझे आप एक बात बताइए, कारगिल का युद्ध हुआ, कारगिल के युद्ध में 23 ऑफिसर, 26 जेसीओ और 398 सिपाहियों ने अपनी शहादत दी, बलिदान दिया और मुश्किल युद्ध था, युद्ध जीत लिया। मगर युद्ध के बाद कारगिल के युद्ध से आज तक एक भी युद्ध नहीं हुआ और 27,000 सिपाही इस टेररिस्ट एक्टिविटी में अब तक अपनी शहादत दे चुके हैं। क्या इनकी शहादत में और शौर्य में कोई कमी थी? और अगर कमी नहीं थी तो अगर कमी मान लीजिए कि अगर सरकार की पॉलिसीज में थी तो उसका खमियाजा सिपाही क्यों भुगते?
जो सिपाही शहीद हुआ है उसको कम से कम उतना आर्थिक मदद तो मिलनी चाहिए जो कारगिल युद्ध के सिपाही को मिली। अगर आपकी बात माने कि हम पीछे का नहीं आगे का देखेंगे तो अब देख लिया होता, मगर ऐसा नहीं किया गया। आपको लगता है शांति काल और युद्ध काल के अंदर जो फर्क होता है वो नहीं होना चाहिए इस तरीके से? शांति काल और युद्ध काल के अंदर फर्क माना जा सकता है, लेकिन एक प्रोपोर्शन में। जब 1 किलोमीटर की बात चल रही हो और कोई आदमी 1 मिलीमीटर की बात करे तो वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। लिहाजा कारगिल में जो कुछ मिला उसका 80%, 90%, 75% तो मिलना चाहिए था। कारगिल युद्ध के बाद में जितने लोग शहीद हुए, किसी को गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप मिला है क्या? 10% को, 20% को कुछ मिलता, कोई उसके अंदर एक क्राइटेरिया बनाया जा सकता था। क्या कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी है क्या? राजस्थान के अंदर मैं एक वीर चक्र प्राप्त सिपाही हूँ। वीर चक्र प्राप्त सिपाही को राजस्थान में जो मरणोपरांत या जिंदा जैसा भी रहा उसके परिवार को 500-500 बीघे जमीन, 200-200 बीघे जमीन दे दी गई। यूपी में 1000 गज की जमीन भी नहीं। क्यों? मैंने क्या गलती कर दी कि मैंने यूपी में जन्म लिया? इस किस्म की बहुत सारी राज्य सरकारों की आपको लगता है कि सबकी एक जैसी पॉलिसी होनी चाहिए? सबकी एक जैसी पॉलिसी होनी चाहिए। ये केंद्र का काम है। क्या सिपाही किसी स्टेट के लिए सर्विस करता है? सिपाही तो देश के लिए सर्विस करता है। लिहाजा इस जो पॉलिसीज है वो केंद्र की होनी चाहिए, एक नहीं। ऐसी हजारों विसंगतियां भरी पड़ी हैं और वो विसंगतियां जानबूझ के क्रिएट की गई हैं ताकि ये लोग आपस में इसी झगड़े में लगे रहे और ब्यूरोक्रेट्स का ऊपर एक अपर हैंड बना रहे। हमारी जो कुछ शिकायत है वो ब्यूरोक्रेट से। लेकिन राज्य सरकारों पर को तो अधिकार है। खिलाड़ियों के मामले में भी ऐसा होता है कि कोई राज्य सरकार पदक जीतने वाली खिलाड़ी को कुछ इनाम दे रही है, दूसरी राज्य सरकार कुछ और इनाम दे रही है। तो ऐसे जो अलग अलग फील्ड है सब में ऐसा चलता है क्षेत्रों में। हाँ तो ठीक है, राज्य सरकार जो है वो एक जैसा करे, ये बात केंद्र को बतानी चाहिए, केंद्र को रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कम ज्यादा करने से पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा है और अगर गुजरात में जाओ तो बहुत कम है। क्यों? और इसलिए जो गुजरात का सिपाही है उसके मन में उसमें वो जज्बा पैदा नहीं हो जाता। सर, जो लड़ाई जीती जाती है वो संख्या से नहीं जीती जाती। जब सिराजुद्दौला के ऊपर लड़ाई अंग्रेजों ने की थी तो उसके हरम में अंग्रेजों की सेना से ज्यादा औरतें थीं, मगर उसके बावजूद वो हार गया। चलो, हमें उम्मीद है कि आपने जो बातें रखी हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जरूर पहुंचेंगी। और आखिरी में आप एक फौजी हैं, देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं साहब देश को संदेश ही देना चाहता हूं कि ये देश है ही नहीं। इस देश के अंदर एक भी ऐसा बिंदु नहीं है जिसके ऊपर हमारे सारे लोग एक हों। देयर इज नो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दिस कंट्री। लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं कि अब सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, इन सब चीजों को कुछ समय के लिए बहुत इज्जत के साथ अवकाश दिया जाए और आपसी अभिवादन में जय हिंद बोलना जारी किया जाए। जय हिंद बोलने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाए। देश की जय बोलने में कोई गलती नहीं है। हिंदू और मुसलमान, बिजनेस एंटरप्राइज या इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट या टीवी चैनल्स, जो भी कोई है वो जय हिंद बोल के काम शुरू करें। अगर एक बिंदु पर भी हम एक हो गए तो ये राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अच्छा कदम होगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मुझे सुन रहे हैं आज के बाद आपसी अभिवादन में जय हिंद बोलें और जय हिंद बुलवाएं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद नमो इम्पैक्ट में आने के लिए कर्नल साहब का। कर्नल टीपी त्यागी ने अपील भी की है देश के लोगों से। उन्होंने जो मुद्दे रखे हैं हम उम्मीद करेंगे कि सरकार के संज्ञान में वो बातें आए, सरकार उस पर एक्शन ले। और अगले नमो इम्पैक्ट के अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी नए गेस्ट के साथ रूबरू आपको कराएंगे। और तब तक के लिए हमें दीजिएगा आज्ञा और जय हिंद। समाज के लिए बढ़े जिनके कदम, जिनका माना समाज ने लोहा, जिन्होंने बदली समाज की सोच, जानिए ऐसे ही कर्मयोगियों को हमारे खास कार्यक्रम अग्रदूत में हर रविवार रात 10 बजे।